जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जिनका दोस्तों 71st बीपीएससी प्री क्वालिफाई हो रहा है उनको शुभकामनाएं। और आप लोग दोस्तों लगे होंगे निश्चित रूप से आपके मेंस के लिए। और जिनका दोस्तों नहीं हुआ है वे दोस्तों निराश ना हो, क्योंकि अगर दोस्तों हमारी तैयारी में कोई भी कमी है तो प्री होने के बाद जब हम मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते तो दोस्तों ज़्यादा दुख होता, बजाय कि इस बात की कि हम पहले चरण में ही बाहर हो गए हैं। यहाँ पर बात दोस्तों ये नहीं है कि सवाल कैसे थे, सवाल हार्ड थे या ईजी थे। सवाल दोस्तों इस बात का है कि हमारी तैयारी कितनी थी। ये दोस्तों हमारी तैयारी उस तरीके की होगी जिस जो हमको सेटिस्फाई कर सके। जब लगे कि हाँ मैंने उतनी तैयारी करी है जो मेरे एग्जाम को नहीं रोक सकती, तो दोस्तों उस समय आपको कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो रोक पाएगा। ना वो प्री होगा, ना वो मेंस होगा और ना ही वो इंटरव्यू होगा, वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके लिए आप एश्योर होने चाहिए। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। दोस्तों देखिए, एक महान राष्ट्र का निर्माण संसाधनों से नहीं होता है, क्योंकि संसाधनों के होने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। धरती पठार पर्वत के होने में आपकी कोई भूमिका नहीं होती है। एक राष्ट्र महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान हों। तो अगर आप महान हैं और आपकी महानता दोस्तों आपकी नैतिकता में है, और वो नैतिकता आती है आपकी शिक्षा से, वो सम्मान दोस्तों आपको मिलता है शिक्षा से। और केवल राष्ट्र के महान बनाने के लिए आपका नैतिक होना जरूरी नहीं है दोस्तों, आपका सक्षम होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके खुद के सम्मान के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21 दोस्तों जो हमको देता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दोस्तों, उस आर्टिकल में जहां दिया गया है राइट टू लाइफ, प्राण का अधिकार, उस प्राण के अधिकार में अंतर्निहित है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दोस्तों। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के केस में। तो दोस्तों जीवन का अधिकार आपको दिखता है लिखा हुआ, लेकिन उस जीवन के अधिकार में सम्मान निहित है। वो सम्मान दोस्तों कहां से आता है? वो सम्मान दोस्तों शिक्षा से आता है। तो एक राष्ट्र भी महान बनता है नागरिकों के शिक्षित होने पर, और दोस्तों आपको भी सम्मान मिलता है शिक्षा प्राप्त करने पर। और ये सारी बातें सो आके टिकती हैं शिक्षा पर, एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो कि ऐसी ही दोस्तों एजुकेशन हो, जो एजुकेशन आपको उस शिखर तक पहुंचाए जिस शिखर तक न केवल आप सफल हों बल्कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में भी स्थापित हों, ताकि समाज के लिए आप एक दोस्तों एसेट साबित हों। क्योंकि सफल बनना दोस्तों आसान हो जाता है, लेकिन कई बार हम लोग अच्छा दोस्तों नहीं बन पाते हैं, और यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाते हैं समाज में, उस सम्मान से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों स्टडी आई क्यों हमेशा ये काम करता है, हमेशा दोस्तों प्रयास रहता है हमारा कि हमारा जो छात्र तैयार हो रहा है वो केवल सफलता को ना पाए, बल्कि वो अच्छा इंसान बने, एक नैतिक रूप से संपन्न इंसान बने जो समाज के लिए भलाई करे। एक अधिकारी बनना दोस्तों बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है दोस्तों। ये कंधे दोस्तों, एक बार एक निबंध भी आया था ऐसा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों उतना ही जितना बड़ा दोस्तों पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों जितना बड़ा पद आप प्राप्त करना चाहते हैं एसडीएम डीवाईएसपी का दोस्तों, निश्चित रूप से आपको जिम्मेदारियां भी उतनी ही झेलनी पड़ेंगी। तो इसके लिए तैयार होना जरूरी है। तो इस बात को लेकर निराश ना हो कि सर प्री नहीं हुआ सर, या फिर मेरा सर ये नहीं हुआ, क्योंकि तो अभी आप लोग उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है इस साल आपने एग्जाम क्रैक ना किया हो, प्री क्वालिफाई ना किया हो दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से अगले साल दोस्तों आप उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए आप तैयार होंगे और आप बहुत अच्छा दोस्तों परफॉर्म करेंगे। दोस्तों आज का जो सेशन है ना, ये सेशन है बेस्ड आपके मेंस पर। जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है दोस्तों उनके तो निश्चित रूप से बहुत मेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दोस्तों नहीं कर पाए हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब मैं अगले साल बैठूंगा एग्जाम में तो मुझको कम से कम प्री देने के बाद ये ना देखना पड़े कि मेरे पास कितना समय है मेंस तैयार करने के लिए। तो ये सेशन दोस्तों आप दोनों के लिए ही जरूरी है, जो छात्र मेंस देने वाले हैं और जो छात्र प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं जो कि अगले साल देने वाले हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास यदि एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, तो निश्चित रूप से हमका जो हमारा दोस्तों सफलता का सूचकांक है वो अच्छा रहेगा, वो दोस्तों बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर पास दोस्तों रणनीति नहीं है, हम लोग प्री से एक महीना पहले दोस्तों बैठते हैं, तो वहां दोस्तों थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अभी आपके पास पूरा एक साल है, मैं बात कर रहा हूं आपसे आज सितंबर में, और दोस्तों अगले साल सितंबर में आपका प्री होने वाला है फिर से। जिसका नहीं हुआ है, जिसका हो गया है दोस्तों उसका मेंस होने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो जिसका नहीं हुआ दोस्तों उसके लिए रणनीति है, ये स्ट्रेटेजी है अगले साल के किसी भी हर्डल को पार करने की, किसी भी चरण में रुकने की ना रुकने की। और दोस्तों जिसका प्री हो गया है उसके लिए दोस्तों इसी बार एग्जाम को क्वालिफाई करके डीएसपी और एसडीएम बनने की, यही दोस्तों अचूक रणनीति पर आज हम बात करने वाले हैं। मेंस दोस्तों जहां पर कई सारे छात्र समस्याएं फेस करते हैं, समाधान ढूंढते हैं कि सर कैसे हम समाधान पाएं, सर कैसे तैयार करें, सर क्या अप्रोच हो, सर क्या सिलेबस होता है। सिलेबस और पीवाईक्यू दोस्तों ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी पूरी थ्रू आउट द जर्नी जो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें आपका सहयोगी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, किसी भी मेंटर शिक्षक से दोस्तों बढ़ के होते हैं आपके लिए सिलेबस और पीवाईक्यू, क्योंकि ये आपको आपकी दशा और दिशा दिखाते हैं। जो दोस्तों आपका पीवाईक्यू है वो आपकी दशा दिखाएगा आप लोगों को कि आपकी स्थिति क्या है। अगर मैं आज हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे
कुछ कोशिश करेंगे देखने की कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस प्रकार से आपको डील करना चाहिए, किस प्रकार की जानकारी आपको उन सवालों के लिए चाहिए होती है, किस प्रकार दोस्तों आप कंक्लूड करते हैं, किस प्रकार से आप उसका इंट्रो करते हैं, किस प्रकार से आप मेन बॉडी करते हैं। क्या सर हम लोग डायग्राम डाल सकते हैं, क्या सर हम जो हम कंपेयर करते हैं सर तो उसमें कंपेयर करने के तरीके क्या हो सकते हैं दोस्तों, इन सब पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। तो जो नहीं हुए हैं उनके लिए रणनीति है, और जिनका दोस्तों हो गया है दोस्तों उनके लिए क्या है, उनके लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी बन जाता है सेशन। मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों पीवाईक्यू सिलेबस, पीवाईक्यू दशा दिखाएंगे और सिलेबस दोस्तों दिखाएंगे आपको दिशा की हमारी दिशा क्या है। तो दोस्तों पहली बात तो आप जानते हैं कि मेंस जो है दोस्तों वो आप लोगों का 2 जीएस पेपर से मिलकर बनता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोस्तों, साथ में आपका एस्से होता है, निबंध होता है दोस्तों। इसमें आप लोगों का एक क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आप लोगों का हिंदी है, और दोस्तों एक आप लोगों का ऑप्शनल है जो कि ऑप्शनल रखा गया है नाम मात्र के लिए से दोस्तों, लेकिन जरूरी है क्योंकि उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है। यदि हम बात करें आपके जीएस पेपर की दोस्तों, तो यहां देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों जो आपके जीएस पेपर्स हैं। यहां दोस्तों आप देखिए जो दोस्तों आपके जीएस पेपर्स हैं, अगर हम बात करें मेंस की तो दोस्तों देखिए जनरल हिंदी दोस्तों ये आप लोगों का क्वालिफाइंग है, तो ये दोस्तों आपको क्वालिफाई करना है। 100 मार्क्स का है दोस्तों, 3 घंटे मिलते हैं आप लोगों को। इसमें आपका निबंध है, व्याकरण है, सिंटैक्स है, वाक्य विन्यास दोस्तों, संक्षेपण जो है, संक्षेपण इत्यादि आता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें जो कि महत्वपूर्ण पोर्शन है हमारा वो है जीएस पेपर 1, 2 और दोस्तों एस्से यानी कि निबंध। यहां दोस्तों आप देखेंगे कि जीएस पेपर 1 जो है ये दोस्तों मिलकर बन रहा है आपका इंडियन कल्चर से, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस दोस्तों। निश्चित रूप से ये करंट इवेंट न केवल करंट इवेंट के रूप में आप देखें सो इनको आप जोड़ के करेंगे मेंस के क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि दोस्तों आज की जो नेचर है क्वेश्चंस की, आप लोगों ने प्री में देखा कि इस बार बीपीएससी ने बहुत हद तक यूपीएससी टच करने का प्रयास किया है और उसमें सफल भी रहा है कुछ कुछ विषयों की मैं बात करूं तो। और दोस्तों आपको हर साल ये मेंस में देखने को मिलेगा कि मेंस में बहुत ज्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि आपकी समझ दोस्तों वो वहां पर भी उतनी चाहिए होती है और यहां पर भी इतनी चाहिए होती है उस विषय को, उस टॉपिक को समझने के लिए, जिस पर उसमें स्टडी आईक्यू बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि ये दोस्तों काम ही करता है उस अप्रोच पर जो अप्रोच आपके विचार बनाए, जो अप्रोच आपकी समझ को तैयार करे। तो यहां दोस्तों करंट अफेयर जो हैं आपके सभी टॉपिक से मिलकर सवाल लेकर चलते हैं, मतलब सबके टॉपिक जो हैं सभी टॉपिक्स में आपका करंट से जोड़ के सवाल पूछे जाने की आज प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो आपके जो करंट अफेयर है केवल करंट अफेयर के रूप में ना देखकर उसको ट्रेडिशनल के साथ जोड़कर भी पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से तैयार करें अपने आप को दोस्तों मेंस के क्वेश्चंस के लिए भी खास तौर पर। तो यहां दोस्तों आपका स्टैटिकल एनालिसिस है, डायग्राम दोस्तों, ग्राफ से, ये सब आपका जीएस पेपर 1 का दोस्तों पार्ट है। यदि हम बात करें जीएस पेपर 2 की दोस्तों, जीएस पेपर 2 दोस्तों मिलकर बनता है आपका इंडियन पॉलिटी से, संविधान इत्यादि उसमें आप लोग देखते हैं। उसमें दोस्तों आपका गवर्नेंस आता है, कुछ एक सवाल दोस्तों उसमें आईआर के कभी कभार दोस्तों पूछ लेता है। यहाँ दोस्तों आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी आता है और दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। ये टॉपिक्स हैं आपके जीएस पेपर 2 के। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपकी जीएस पेपर 1 है दोस्तों, जीएस पेपर 2 है जिससे मिलकर आप लोगों का बनता है दोस्तों मेंस। यदि दोस्तों हम लोग बात करें इसके अलावा तो यहाँ दोस्तों आपका जो एस्से है दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो 3 सेक्शन से मिलकर बनता है, जो कि 3 सेक्शन से दोस्तों मिलके बनता है दोस्तों। 72 मार्क्स का डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें बच्चा पूरा स्कोर कर सकता है दोस्तों। कौन सा? डीआई दोस्तों। डीआई एक ऐसा सेक्शन दोस्तों जो 72 मार्क्स का लगभग आता है, उसमें बच्चा पूरा स्कोर कर सकता है दोस्तों। उस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा टॉपिक जो फुल मार्क्स दिला रहा है दोस्तों उससे कॉम्प्रोमाइज करना बहुत अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो वो निश्चित रूप से दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों निबंध है, 3 सेक्शंस में आएगा आप लोगों का, 3 घंटे का है, 300 मार्क्स का है दोस्तों, 300 मार्क्स का है। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके एग्जाम्स में, किस प्रकार के निबंध आएंगे, किस प्रकार से इस पे सवाल बनते हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें जो है आपके साथ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होगा उसी के तहत आपको यहाँ करवाई जाएंगी या करवाई जाती हैं। यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शनल मैंने बता दिया दोस्तों, ऑप्शनल जो है वो आपका जो मन करे आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वालिफाइंग है। तो ये दोस्तों आपका रहा सिलेबस जो बीपीएससी मेंस का है। तो यहाँ जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है दोस्तों, साथ में एस्से है, और दोस्तों ये जनरल हिंदी है, ये दोस्तों आपकी क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है दोस्तों। अब आते हैं कि सर ठीक है तो सर हो गया सिलेबस, कि सर सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आपने देख लिया कि सर ये सिलेबस है, लेकिन सर ये बताइए कि सर मेंस आंसर करें कैसे सर। सही बात है दोस्तों कि प्री का सर अप्रोच तो अलग होता है, मेंस का अप्रोच तो अलग होता है, लेकिन दोस्तों इस बात को तो इस बार बीपीएससी ने नकार दिया। उसने कह दिया कि नहीं भैया मैं तो तुमसे प्री में भी मेंस पूछ लूंगा, और पूछ ही लिया दोस्तों। मौलिक अधिकारों पर जो क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से इस बार, ऐसा नहीं है कि इस बार मौलिक अधिकार से प्रश्न नहीं आए, इस बार मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आए हैं। इस बार डीपीएसपी से भी दोस्तों प्रश्न आए हैं, लेकिन वे प्रश्न दोस्तों सब्जेक्टिव किस्म के थे। पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्री में, लेकिन थे सब्जेक्टिव किस्म के दोस्तों। जो आपने मौलिक अधिकार पर प्रश्न देखा दोस्तों, जो कहता है आपसे कि हमारे मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं,
जिन्हें हम कहते हैं औचित्यपूर्ण निर्बंधन या फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, या जिसको आप लोग युक्तियुक्त निर्बंधन के नाम से भी जानते हैं। तो उन निर्बंधनों की क्या जरूरत है, वाई वी नीड रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फंडामेंटल राइट, ये है दोस्तों सवाल। इसी सवाल को और सिंप्लीफाई करके बीपीएससी पूछ सकता था, जैसे अगर मैं इस सवाल को रिप्लेस कर दूं इस बात से कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे निरपेक्ष नहीं हैं, फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट एब्सोल्यूट, व्हाई। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा मैंने चेंज करी है, मैंने सिर्फ भाषा चेंज करी है, बाकी दोस्तों एसेंस दोनों प्रश्नों का एक ही है। और ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है मेंस में, और इस प्रश्न को इस बार बीपीएससी ने पूछ लिया आपसे प्रीलिम्स में दोस्तों। तो अप्रोच आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अब वो दिन गए दोस्तों कि हमारा सर प्री अलग से कर लेंगे लूसेंट करके, सर हम लोग तो एकदम एक वो सर घटना चक्र करके और देख लेंगे, तो पूरा साफ कर दिया जी, कोई घटना चक्र में ऐसा सवाल नहीं मिलेगा आप लोगों को, नॉट इवन एनी अदर पीसीएस। डीपीएस भी दोस्तों देखिए आप पूरा का पूरा प्रश्न आपसे मेंस का पूछा गया है। ये जो प्रश्न पूछा गया है विचार से कि गांधीवादी विचार कौन सा नहीं है, विच इज नॉट द गांधीयन थॉट, ये सवाल था आपका बीपीएससी 70 प्री में। सो ये सवाल बीपीएससी ने ही पूछा है मेंस में कि डीपीएसपी को उनकी विचारधाराओं के अनुसार जो प्रावधान है उनको उनकी विचारधाराओं के अनुसार वर्गीकृत करें या फिर क्लासिफाई करें, ये सवाल पूछा गया है, मेंस का सवाल है। इस बार दोस्तों उसने उठा के क्या कर दिया, इसको आपको प्री में दे दिया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका अप्रोच शुड बी इंटीग्रेटेड होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ऑप्शन नहीं है कि आर्टिकल 17 की हम अपेक्षा करेंगे कि बीपीएससी हमसे पूछेगा कि अस्पृश्यता अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, वो दोस्तों दिन चलेगा दोस्तों। या ये पूछेगा कि आप लोगों से कि डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, या डीपीएसपी कौन से देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ये सवाल तो थे ना 69 बीपीएससी में दोस्तों, सवाल पूछा गया था, यही सवाल था डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं। खैर दोस्तों वो जो चला गया उस पर बात नहीं करनी है, जो है उस पर बात करनी है, और जो और बेहतर हो सकता है उस पर बात करनी है। और अब जो समय है दोस्तों वो है जिनका नहीं हुआ है उनके लिए रणनीति तैयार करने का, और जिनका हो गया है उनके लिए वो रणनीति तैयार करने का जो अगले आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों को एग्जाम देना है उसके लिए सटीक साबित हो। दोस्तों हम जब मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां मेंस के लिए हम क्या क्या जरूरत है, हम दोस्तों मेंस के लिए क्या क्या चीजों को ढूंढते हैं कि सर अच्छा उत्तर लेकिन सर कैसे, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, सर अच्छा उत्तर सर कैसे लिखा जाए। दोस्तों यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन बिंदुओं से समझने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे दोस्तों एक अच्छा उत्तर आप लिखें। सबसे पहली बात दोस्तों यहां पर क्या है, सबसे पहली बात तो यहां पर दोस्तों यह है कि आपके पास क्या हो, कंटेंट होना चाहिए दोस्तों। कंटेंट ही नहीं दोस्तों तो काहे का अच्छा आंसर, तो बेहतर आंसर दोस्तों तब होगा जब मेरे पास कंटेंट होगा। मेरे को जब न्यायपालिका की समझ होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुझे पता होगा, तब ना मैं न्यायपालिका पर प्रश्न कर पाऊंगा। जब मुझे कॉलेजियम पता होगा तब ना मैं उस पर क्वेश्चन कर पाऊंगा। जब मुझे आर्टिकल 32 का महत्व पता है, जब मैं आर्टिकल 32 पढ़ के बैठा हूं, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स बट फॉर द मेंस, तब दोस्तों मैं आर्टिकल 32 पे प्रश्न कर पाऊंगा। और ये जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं ये सब प्रश्न बीपीएससी ने पूछे हैं, और बहुत दूर नहीं 70वीं बीपीएससी ने दोस्तों प्रश्न पूछे हैं मेंस में आप लोगों से। तो ऐसे टॉपिक से दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, प्री के भी बन सकते हैं दोस्तों, मेंस के भी बन सकते हैं। तो पहले तो आपका क्या हो, कंटेंट हो दोस्तों, कंटेंट होना बहुत जरूरी है। कंटेंट है तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ फैक्चुअल डाटा हो दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ दोस्तों फैक्चुअल डाटा हो। जैसे मैंने भी आपसे कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसी बात से दोस्तों दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं, एक प्री का एक मेंस का, कि लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित है या भारत में संघात्मक व्यवस्था इस बात से सुनिश्चित होती है, और ऑप्शन दे दिया आपको कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो सही बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघात्मक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है। ये दोस्तों हो गया प्री का सवाल। और यही सवाल दोस्तों जब मेंस में पूछेगा तो क्या पूछेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। व्हाट आर द प्रोविजंस टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेम टॉपिक, एक सवाल चला गया प्री के लिए, उसमें एक सवाल आ गया मेंस के लिए। तो दोस्तों क्लियरिटी आपकी क्या हो, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हो, फैक्चुअल डाटा आपके पास हो। तो जो आर्टिकल्स की आप बात करते हैं सर, आप उस आर्टिकल्स को फैक्चुअल डाटा के रूप में लेके चलते हैं। कोई कानून है, कोई तथ्य ऐसा दोस्तों जिसको आप पुट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं वहां पर। लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों बातें तो आपका होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए उस टॉपिक की जो टॉपिक आप करने वाले हैं। और अगर फैक्चुअल डाटा है दोस्तों आपके पास तो निश्चित रूप से वो उसमें और ज्यादा इफेक्ट डालता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स, दोस्तों इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स, ये आप सोचते हैं सर अलग अलग टॉपिक्स को मिलाना है दोस्तों, ये आप सोचते हैं क्योंकि टॉपिक्स ऑलरेडी मिले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मौलिक अधिकार से संसद अलग है दोस्तों, तो ये बात नहीं है। आपके मौलिक अधिकारों को संसद ही संशोधित कर सकती है। यदि आपको लगता है कि संसद से प्रेसिडेंट अलग है, हमने पढ़ा अलग अलग है दोस्तों, हो सकता है आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा हो सकता है आपने किसी शिक्षक से पढ़ा हो सकता है आपने मुझसे पढ़ा हो सकता हो
किसी सोर्स से पढ़ा दोस्तों आप लोगों ने। तो जब हमने पढ़ा है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा, उसको अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा है। कहीं आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, कहीं आपने संविधान के स्रोत पढ़े हैं, कहीं आपने संसदीय व्यवस्था पढ़ा है, कहीं आपने संसद पढ़ी है, कहीं आपने राष्ट्रपति पढ़ा है दोस्तों, कहीं आपने पीएम पढ़ा है। लेकिन क्या दोस्तों ये टॉपिक सही में अलग अलग हैं क्या? नहीं दोस्तों, दे आर इंटरलिंक्ड, वो दोस्तों आपस में जुड़े हुए हैं। हमने किताब में उनको अलग अलग पढ़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यवस्था में दोस्तों अलग अलग हैं, वे सारे मिलकर काम करते हैं एक राजव्यवस्था के भीतर। आपके मौलिक अधिकारों पर संसद का भी प्रभाव है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार केवल संसद के पास है। और दोस्तों राष्ट्रपति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि संसद का अभिन्न अंग दोस्तों राष्ट्रपति है। और दोस्तों राष्ट्रपति पीएम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, इसका मुखिया पीएम होता है दोस्तों। दीज टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड। तो ये समझ आपके पास है तो निश्चित रूप से दोस्तों आप बहुत अच्छा आंसर कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर लगता है कि अलग अलग टॉपिक से मिलकर सर अलग अलग टॉपिक से ही सवाल बन जाएगा, तो ये संभव नहीं है आज की डेट में। आज पूरी पॉलिटी जब आप जान रहे होंगे, तब दोस्तों आप जाकर क्या कर पाएंगे, आप उस सवाल का उत्तर कर पाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में मैं आपसे कहूं, किस प्रकार संसदीय व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ये सवाल दोस्तों बीपीएससी मेंस ने पूछा हुआ है कि हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों विधायिका कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है? अब ये चीजें दोस्तों आपको एक जगह पर नहीं मिलने वाली हैं। जब आप संसद पढ़ते रहेंगे दोस्तों लगातार, जब आप चीजों को पढ़ेंगे, इसका कुछ उत्तर आपको मिलेगा कहां पर, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। जब आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति दोस्तों, वहां मिलेगा आपको कुछ कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा ओनली। एक पॉइंट यहां दोस्तों मिला। एक पॉइंट आपको मिलेगा कहां जाकर दोस्तों, समितियों में, कि बहुत सारी समितियां हैं जो कंट्रोल करवाती हैं किसका, विधायिका का कार्यपालिका पर। एक उत्तर मिलेगा दोस्तों आपको, एक पॉइंट आपको मिलेगा कैग, कि कैग जो है वो भारत सरकार वो कार्यपालिका के सभी खातों की जांच करता है और वो रखता है उसको विधायिका के सामने, राष्ट्रपति को देता है दोस्तों, राष्ट्रपति उसको रखता है विधायिका के सामने। एक दोस्तों इसका पॉइंट मिलेगा आपको प्रश्नकाल शून्यकाल में, कि प्रश्नकाल शून्यकाल के माध्यम से वायदा क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर दोस्तों इस प्रकार से भी कार्यपालिका पर कंट्रोल करती है विधायिका। तो जगह जगह दोस्तों आप गए इस सवाल के आंसर के लिए। मैं आपसे यही कह रहा हूं दोस्तों, इसी को बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। वे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ हम उन्हें अलग अलग पढ़ते हैं। यदि आपके पास ये अप्रोच अगर तैयार हो गया चीजों को आपस में जोड़ के लिखने का दोस्तों, तो इससे बेहतर उत्तर तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, जो पूछा गया है दोस्तों वही लिखना है। मतलब जो पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे सिर्फ वो लिखना है, अनाप शनाप दोस्तों नहीं लिखना है। ये एमए का फॉर्म दोस्तों नहीं भरा आपने, ये इट इज नॉट अबाउट हमने बीए का फॉर्म भर दिया है और हम कॉलेज का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों। वहां पर हो सकता है मास्टर दोस्तों ऊपर देखता देखता साइन कर रहा हो, टिक कर रहा हो, लेकिन दोस्तों यहां पर आपके एक एक शब्द को एग्जामिनर एनालाइज करता है, आपकी समझ को परखता है। क्योंकि आपका रोल नंबर सामने नहीं है उसके, सॉरी आपका नाम दोस्तों सामने नहीं है, आप पुरुष हैं कि महिला है उसे नहीं पता। आपका रिप्रेजेंटेशन मेंस की कॉपी के द्वारा होता है। आप जो शब्द लिख रहे हैं उनके माध्यम से वो आपके व्यक्तित्व को पहचानता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या ये व्यक्ति एसडीएम या डीएसपी बनने के लायक है या नहीं है। क्योंकि ना आपका नाम वहां है, ना आप महिला या पुरुष है दोस्तों, ये वहां है। वहां अगर कुछ है तो सिर्फ वो है आपके शब्द जो आपने कॉपी में लिखे हैं। तो उन शब्दों का महत्व सोचिए कितना होना चाहिए। जो शब्द आपके व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, उनके लिए ना मुझे बोलना है, ना मैं वहां खड़ा हूं, ना मुझे वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। मेरे सिर्फ शब्द हैं जिन्हें देखकर उन्हें मेरे समझ का परीक्षण करना है दोस्तों। तो उतने समझ वाले शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपकी पूरी समझ को वहां केवल आपके जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वही दर्शाएंगे, आप नहीं दोस्तों वहां पर। तो ये सोचना है दोस्तों आप लोगों को कि आपकी समझ कितनी है, ये आपके शब्दों पर निर्भर करती है। तो बहुत सोच समझ के जो पूछा गया है वही लिखना है, सही शब्दों का प्रयोग करना है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मेंस अच्छे से क्वालिफाई करने के। प्रमाणिक फैक्ट्स का प्रयोग करें दोस्तों। जो फैक्ट्स प्रमाणिक हैं, सरकारी बहुत सारी दोस्तों वेबसाइट हैं, बिहार सरकार की बहुत सारी वेबसाइट्स दोस्तों, वहां जाएं, वहां जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनसे जो फैक्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफी की दोस्तों, तो ज्योग्राफी में किस नदी की लेंथ कितनी है, अगर हम बिहार सरकार की साइट देखते हैं तो बिहार सरकार की साइट पर जो चीज अवेलेबल है हमें उस चीज को कोट करना है, ना कि हमारे मन से या फिर जो चीजें आपको अदर सोर्स से मिल रही हैं। क्योंकि सबसे ऑथेंटिक सोर्स यहां पर बिहार सरकार का वो स्रोत है, क्योंकि बिहार सरकार की ही सेवा में हमें जाना है दोस्तों। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लें कि फैक्ट्स जो आप दे रहे हैं आपके मेंस में निश्चित रूप से दोस्तों बहुत प्रमाणिक होने चाहिए। दैट विल बी सो वेरी ऑथेंटिक एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार।
दोस्तों भाषा अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा था कि आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी समझ, आपकी वो भाषा, आपके वो शब्द ही वहां दर्शाएंगे। तो आपकी भाषा दोस्तों अच्छी होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो निश्चित रूप से यू हैव टू बी फ्लुएंट, नॉट फ्लुएंट, आई मीन लाइक, ये मैं आपसे बोला कि यूएस एक्सेंट होना चाहिए, ब्रिटिश एक्सेंट, एक सामान्य अंग्रेजी का प्रयोग करना। दोस्तों इस प्रकार के कई सारे टॉपर आप देखेंगे जो टॉपर इंग्लिश मीडियम से है, दोस्तों बड़ी सादी, दोस्तों बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बस वे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते हैं। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ये ना सोचिए कि सर बहुत हैवी शब्द का प्रयोग करना है, ऐसा जरूरत नहीं दोस्तों वहां पर। नेक्स्ट दोस्तों है इंट्रोडक्शन और दोस्तों कंक्लूजन। ये दोस्तों आपके एक एक नंबर अपने आप में ऐड होते हैं अगर आपके पास इंट्रो है अच्छा, और वो इंट्रो तब होगा जब आपके पास उस विषय की, उस टॉपिक का समझ होगा। फैक्चुअल करना चाहें आप फैक्चुअल कर सकते हैं, और अगर चाहो तो आप चाहें तो कॉन्सेप्चुअल या फिलोसफिकल भी दोस्तों कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोगों से, मान लीजिए मौलिक अधिकारों पर प्रश्न आपके सामने आ जाता है, मान लेते हैं कि मौलिक और आता ही दोस्तों लगभग हर साल आता है। दोस्तों मौलिक अधिकारों पर प्रश्न को डील करने के मेरे पास दो तरीके हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो मौलिक अधिकारों को डील करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक दोस्तों मेरे पास फैक्चुअल तरीका है, और दोस्तों एक है मेरे पास कॉन्सेप्चुअल तरीका या फिलोसफिकल तरीका। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना एज लेना चाहते हैं दूसरे छात्र से जो तैयारी कर रहा है बहुत लंबे समय से, या फिर अभी शुरू किया उसने। फैक्चुअल तैयारी दोस्तों कैसे होगी, या तो अगर हम बात करें इस पर फैक्चुअल इंट्रो कैसे हो सकता है एफआर पर मौलिक अधिकार प्रश्न। हाँ भाई, कि मौलिक अधिकार जो हैं ये संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, ये जो हैं इनका विस्तार किया गया है, दे आर एक्सपांड फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, और ये दिए गए हैं यूएसए से। तो ये हो गया ऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन। गलत नहीं है, गलत थोड़ी है। मेंस में गलत सही का सवाल नहीं है दोस्तों। मेंस में तो ये है कि आप दूसरे से कितना एज ले सकते हैं। मेंस में गलत सही नहीं होता है, आप लिख कर आएंगे वो गलत नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि आप दूसरे से कितने ज्यादा अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों ये लिख कर आ रहे हैं इंट्रो दोस्तों, तो निश्चित रूप से ये तो, अगर हम किसी एग्जाम की बात करें वनडे वाले, तो वो दोस्तों उसको भी इस बात की जानकारी है। ये जानकारी तो इस देश में तैयारी करने वाले हर स्तर के एग्जाम के छात्र के पास होगी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, दे आर द क्लेम ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट स्टेट। ये जानकारी आपके पास है। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों राज्य के विरुद्ध, ये दोस्तों राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं दोस्तों, नागरिकों के दावे हैं। दे आर द क्लेम ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट स्टेट। मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हैं दोस्तों आप लोगों को। और यह बात आपको समझनी चाहिए, लिखना नहीं है, समझनी चाहिए दोस्तों, कि आपके मौलिक अधिकारों के चलते आप संसद द्वारा या राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज करवा देते हैं। कृषि कानून, फार्म लॉस, अलॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। मौलिक अधिकारों के आधार पर आपने विधायिका द्वारा, राज्य द्वारा बनाए गए कानून खारिज करवा दिया। मतलब ये तो सीधी सी बात है कि मौलिक अधिकार आपको मिले हैं राज्य के खिलाफ, जो आपकी स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता को नियंत्रित करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं दोस्तों। और सर क्या हो सकता है, और सर ये दोस्तों वो मौलिक अधिकार हैं जो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं दोस्तों, जो बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की, या फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोस्तों। और दोस्तों ये सहभागी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सहभागी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। दोस्तों एक ये तरीका भी हो सकता है मेंस करने का, दोनों तरीके आपके सामने हैं। और इंट्रो के लिए तुम्हारे पास 10 तरीके होंगे शुरू करने के। तुम यहां से शुरू कर सकते हो, तुम यहां से शुरू कर, तुम यहां से शुरू कर सकते हो, तुम चाहो तो यहां शुरू कर सकते हो। तो डोमेन आपका है, डोमेन तो आपका है, लेकिन निश्चित डिसाइड ये आपको करना है। यू हैव टू डिसाइड कि वेदर आई शुड चूज दीज टर्म्स और दीज टर्म्स। दिस इज मेंस, ये है दोस्तों मेंस, कि मुझे किन शब्दों का चयन करना है जहां पर एग्जामिनर को मेरी समझ का पता चले। और गलत दोनों में से कोई तरीका नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कोई गलत थोड़ी है, भाग 3 में ही तो है, अमेरिका से तो लिए हैं, 12 से 35 तक तो है। लेकिन क्या ये उतना इफेक्ट डाल पाएंगे जितना इफेक्ट दोस्तों ये डालेंगे आपके नागरिक। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक और भौतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। दे इंश्योर योर मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट दोस्तों, मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट दोस्तों। ये आपके नैतिक और भौतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं, नैतिक और भौतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं दोस्तों। बताइए, ये आपको अच्छा भी बनाते हैं, सफल भी बनाते हैं।
अब आप खुद सोचिए कि कौन से वर्ड्स आपको ऐसे लगे जो ज्यादा हावी लग रहे हैं, जो ज्यादा लग रहे हैं कि हाँ सर ये लिखने पर सर मुझे लगता है कि आंसर अच्छा होगा। ये सब दोस्तों बट नेचुरल है। तो सारा मामला दोस्तों मेंस में एज का है। आप जैसे बहुत सारे छात्र हैं तो तैयारी कर रहे हैं लाखों की तादाद में, लेकिन आपको उनसे आगे कैसे निकलना है, ऐसे निकलना दोस्तों। आपकी कितनी समझ है आपके विषय को लेकर, तो ये आपके शब्द दर्शाएंगे, क्योंकि आप नहीं खड़े एग्जामिनर के सामने जो चेक कर रहा है, आपके शब्द उसके सामने हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार मान लेते हैं एक सवाल डीपीएसपी का आ जाता है दोस्तों। दो तरीके आपके फिर भी हैं। हर टॉपिक में मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा कि शुरू कर सकते हैं आप, और 10 तरीके से इंटर हो सकता है दोस्तों। 10 तरीके से इंटर हो सकता है और बहुत शानदार इंटर हो सकता है। डीपीएसपी, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक दोस्तों, इस पर भी कर सकते हैं आप इंट्रो। एक तो सामान्य तरीका हमारे पास, हाँ ये भाई संविधान के पार्ट 4 में है, ये भाग 4 में है, आप क्या नया जानते हैं इसमें, सबको पता ही है। इनका विस्तार किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 दोस्तों। आप क्या नया जानते हैं इसमें दोस्तों, ये जो हैं ये लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से, तो भैया आप क्या नया जानते हैं इसमें, कॉमन बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूं गलत नहीं होगा, शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गलत यहां से गलत नहीं होगा। लेकिन क्या ये आपको दूसरे समझदार छात्रों से एज दिला पाएंगे जो बहुत गंभीर छात्र हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर। और इसी डीपीएसपी को शुरू करने का एक तरीका और भी हमारे पास है कि सर डीपीएसपी सर ये हैं जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। सर क्या करते हैं दोस्तों, ये भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं दोस्तों। दे डिक्लेयर इंडिया एज अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। एग्जामिनर दोस्तों देखते खुश जाएगा कि यार मतलब बच्चे के अंदर समझ है, इसको पता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, मतलब इसको ये पता है कि वेलफेयर स्टेट होता है, वेलफेयर होता है। यहां दोस्तों आप बताएंगे कि ये जो है दे आर नॉन इन्फोर्सेबल। ये क्या दोस्तों, गैर परिवर्तनीय है, इनको आप न्याय द्वारा परिवर्तन नहीं दोस्तों, इनको आप फोर्स नहीं कर सकते आप इनको। और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। सर ये सर बात करते हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की। दे आर टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बहुत शब्द है और भी बहुत सारे शब्द है दोस्तों। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किन शब्दों का चयन करना है आपके मेंस के लिए। दोस्तों अगर मेंस में आप ये खेलना सीख गए तो दोस्तों आपसे बेहतर तैयारी वाला दोस्तों कोई भी नहीं है। और ये केवल आपको यहां लाभ नहीं देगा, ये दोस्तों आपको लाभ देगा आपके इंटरव्यू में। यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यू एज वेल, नॉट ओनली द मेंस। और दोस्तों यही अप्रोच तो आजकल दोस्तों आप लोगों का प्री ने दोस्तों अपना लिया है। यहाँ दोस्तों एक और तरीका है कि इसमें दोस्तों विभिन्न विचारधाराओं का मिश्रण दोस्तों, इसमें विभिन्न विचार हैं दोस्तों, अ लॉट ऑफ थॉट्स आर देयर। थॉट्स दोस्तों कौन से हैं, इस दोस्तों थॉट्स आप में दोस्तों इसमें उदारवादी विचार भी हैं दोस्तों, इसमें उदारवाद भी है दोस्तों, इसमें समाजवाद भी है दोस्तों, दोस्तों इसमें गांधीवाद भी है दोस्तों, लिबरलिज्म की दोस्तों की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है सोशलिज्म दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों गांधीज्म दोस्तों। और इसी दोस्तों गांधीज्म से बात सवाल आया था आपके बीपीएससी प्री में 71वीं में दोस्तों, मेंस से उठाया सवाल आपके लिए। वो चाहता तो यहां से पूछ सकता था। देखिए आपके सामने प्री भी है, मेंस भी है। अब अगर इनको ऐसे दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं, ये दोस्तों पूरा कंटेंट हो जाता है प्री का, जो आप लोग आज तक देखते आ रहे थे दोस्तों, ये पूरा कंटेंट हो जाता है दोस्तों आपका मेंस का दोस्तों। लेकिन दोस्तों बीपीएससी ने इस बार क्या किया दोस्तों, इस बार बीपीएससी ने ये ना करते दोस्तों, मेंस से आपके लिए प्रश्न उठा लिए दोस्तों प्री बनाने के लिए, सेम विद द फंडामेंटल राइट दोस्तों। वो चाहता तो वो यहां से ले सकता था प्री के लिए दोस्तों, ये प्री वाला दोस्तों कंटेंट हो गया, ये दोस्तों आपका दोस्तों मेंस का कंटेंट हो गया। वो चाहता तो यहां से ले सकता था, जो लेता आया है आज तक कई वर्षों से। लिया कहां से दोस्तों, लिया उसने यहां से। तो आपके सामने दोस्तों आप कैसे शुरू करने चीजों को, लेकिन फिर वही बात, कंटेंट होना चाहिए पहले, तो पहले समझ होनी चाहिए उस विषय की दोस्तों। पहले तो हमारे पास समझ हो दोस्तों, पुछल्ले शब्द जो होते हैं उनकी समझ हो, व्याख्या कीजिए, इलाबोरेट, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचे का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इन सब शब्दों की समझ होनी चाहिए कि किस पुछल्ले शब्द का क्या मतलब है और सवाल में क्या मांगा गया है दोस्तों। तो ये सारी चीजें दोस्तों मिलकर बनाती हैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट मेंस के लिए।
ये तो दोस्तों आपके सामने केवल दोस्तों एक नमूना दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप हर टॉपिक पे ये कर सकते हैं, ना केवल बीपीएससी एफआर, बल्कि दोस्तों मैं कह रहा हूं आप हर टॉपिक पे काम कर सकते हैं। आप न्यायपालिका, दोस्तों अगला टॉपिक में न्यायपालिका डाल सकता हूं कि न्यायपालिका पर अगर प्रश्न आ जाए, जो कि आया है 70वीं बीपीएससी में न्यायपालिका पर प्रश्न आया है कॉलेजियम से, और वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहां दोस्तों पूछी गई है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार से इंश्योर होगी, और कैसे ये शब्द जो है वो शक्तियों के पृथक्करण के लिए भी चुनौती पैदा करता है। इट इज ऑल्सो क्रिएट चैलेंज फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। तो दोनों बात दोस्तों को बतानी है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोस्तों न्यायपालिका है तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास न्यायपालिका भाग 5 में है, भाग 5 के अध्याय 4 में है। आर्टिकल 120 सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल 124 से 147 तक विस्तार किया गया है। सारी बातें आप कर सकते हैं। लेकिन वही न्यायपालिका पर अगर आप इंट्रो बनाएं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक पहली शर्त है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, यहां दोस्तों एग्जामिनर को देखते समझ में आ जाएगा लाइन में कि इस छात्र को यह पता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की क्या भूमिका है। मतलब लोकतंत्र की पहली शर्त बता रहा है ये। और दोस्तों आप नहीं बता रहे, ये सवाल था आईएएस मेंस का, लेकिन आप उनके प्रश्नों को भी कोर्ट के दोस्तों रूप में यूज कर सकते हैं। और जब दोस्तों आप इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे दोस्तों पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों के कई सारे निबंध दोस्तों क्लास से निकल जाते हैं, कई प्रकार के दोस्तों निबंध निकल जाते हैं आप लोगों की क्लास से। जैसे मैंने आपसे कहा कि मौलिक अधिकार हैं, तो आपने क्या कहा कि सर नैतिक और भौतिक विकास करते हैं। दोस्तों इस पर 70वीं बीपीएससी में आपका मेंस में दोस्तों ऐसे आया है, निबंध पूछा गया इससे कि केवल भौतिकता या भौतिकवाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि आध्यात्म की ओर हमको बढ़ना पड़ेगा। आज जहां दुनिया पूरी तरीके से भौतिकवाद की तरफ झुक चुकी है दोस्तों, जानवर बनने की दोस्तों प्रवृत्ति है समाज में आज की डेट में, और वो अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं इस बात को लेकर कि मैं जानवर बनने की प्रकृति लेके चल रहा हूं। इंसान के रूप में बनाया था ईश्वर ने आपको, जो जानवर और ईश्वर के बीच का श्रेणी है दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों आप देखिए समाज में जानवर प्रवृत्ति दोस्तों बढ़ रही है, और इसीलिए आपको हर साल ऐसे निबंध देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अप्रोच, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर मौलिक अधिकार डीपीएससी पे प्रश्न दोस्तों कोई भी प्रश्न आ रहा है, आप इस दोस्तों मेथड को यूज करें। आप पास ना तो इंट्रो की कमी होगी दोस्तों, और ना ही आपके पास कोई कंक्लूजन की कमी होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आप रट के नहीं जा रहे हैं। एक तो दोस्तों एक दोस्तों कक्षा होती है जहां रटवाया जाए कि नहीं भाई रट लो इस इंट्रो को। अरे रटना नहीं है, आपको इसका महत्व समझना चाहिए दोस्तों कि मौलिक अधिकार का महत्व क्या है। व्हाट इज एफआर, व्हाट इज फंडामेंटल राइट दोस्तों। अगर आप ये समझ गए तो आप कभी भी रटेंगे नहीं इन चीजों को, और आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे आपके एग्जाम्स में। अलग डायग्राम्स आर दिया दोस्तों, जिन डायग्राम्स का आप यूज कर सकते हैं। मान लो सवाल आ जाए संसदीय पे, 69 बीपी से दोस्तों सवाल आया था आपका संसदीय पे, संसदीय व्यवस्था पे दोस्तों। तो जब आप दोस्तों संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो आपका डायग्राम होना चाहिए, और दोस्तों ये डायग्राम आपको क्लास में दिया जाएगा। ये दोस्तों संसदीय व्यवस्था है जहां पर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, जहां दोस्तों बनती है विधायिका में से कार्यपालिका, जहां दोस्तों बनता है आपका जो लेजिस्लेचर दोस्तों उसमें से एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों विधायिका में से कार्य, ये है दोस्तों संसदीय व्यवस्था। दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम दोस्तों, दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इस गोले को देखकर तुम्हें जो सवाल सॉल्व करना है इस टॉपिक पर आप कर सकते हैं। 1% दोस्तों दिक्कत नहीं होगी आपको अगर डायग्राम आपके पास है तो। और सवाल दोस्तों हर साल पूछता है बीपीएससी, और ये सवाल तो संसदीय व्यवस्था पर सवाल आ गया, पार्लियामेंट सिस्टम पे दोस्तों हो गया, या फिर फेडरल सिस्टम पर हो गया, संघात्मक व्यवस्था पे सवाल दोस्तों, इन पर जो सवाल आते हैं वो दोस्तों कम से कम आते हैं 38 मार्क्स के। तो जहां संभव हो वहां डायग्राम बना के दिखाइए, जहां संभव हो दोस्तों वहां फ्लोचार्ट बना के दिखाइए। जैसे दोस्तों ये है संसद दोस्तों, अगर हम बात करें संघात्मक व्यवस्था की, मान लो सवाल आता, इस पर भी सवाल आया दोस्तों बीपीएससी 38 मार्क्स का। तो मान लीजिए संघात्मक पर सवाल आ गया तो संघात्मक के लिए चित्र बनाइए ऐसा। ये दोस्तों एक बॉडी है भाई, संघात्मक का तो मतलब ये होता है संघ, जहां संघ होगा, और जहां संघ होगा दोस्तों वहां कम से कम एक बॉडी तो नहीं होगी। जहां दोस्तों संघ होगा वहां कम से कम एक बॉडी तो नहीं होगी दोस्तों, कम से कम वहां 2 बॉडीज तो होनी है। तो दोस्तों संघ में कौन कौन सी होती है 2 बॉडीज, एक दोस्तों होता है केंद्र और दोस्तों एक होता है राज्य। दोस्तों ये हो गया केंद्र, दोस्तों ये हो गया राज्य। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये है केंद्र, ये दोस्तों सेंटर है, और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये आपके स्टेट्स हैं दोस्तों। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया है तो इसके बाद इस पर होने वाले किसी भी प्रश्न को आप डील कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा, ये 1 नंबर दोस्तों आपको मिलता है डायग्राम पर।
अगर आप सही डायग्राम यूज करते हैं सही प्रश्न में। तो ये दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, ये आपका संघात्मक अवस्था का दोस्तों प्रश्न आ गया। और मैं कह रहा हूं 38 मार्क्स का जो सवाल सॉल्व करना है आपको इस डायग्राम पर बेस्ड आप कर सकते हैं। इतना सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो दिक्कत यहां नहीं है कि सर नहीं हुआ, सर ऐसे, सर नहीं हुआ। बाबू हमने पढ़ा ही नहीं। हमको लगा था कि सर एक सर क्लास देखेंगे सर उससे सर पूरा हो जाएगा। बाबू एसडीएम बनना है, नहीं झेल पाइएगा उस दबाव को। वो जो एसडीएम बनने के बाद दबाव आएगा, आपको क्या लगता है एसडीएम बन के आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाएंगी क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। समस्याएं सिर्फ अपना स्वरूप बदलती हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है मोदी जी बड़े, कोई समस्या नहीं उनके ऊपर? दोस्तों बड़ी समस्या उन पर भी। अंबानी पर इतना पैसे वाला दोस्तों, उस पर कोई समस्या? अरे बहुत समस्या है सर, चेहरा देखिए आप उनका। तो यदि आपको ये लगता है कि सर एसडीएम बन के, सर डीएसपी बन के सर हमारी समस्या खत्म हो जाएंगी, दोस्तों समस्याएं सिर्फ अपना स्वरूप बदलेंगी। आज आपके छात्र जीवन में लड़ाइयां होती सब्जी वाले से, धनिया दे दो, ये अलग से टमाटर दे दो, हरी मिर्चा डाल दो, तब दोस्तों आपके दोस्तों तब विवाद हुआ करेंगे एमएलए से। तो उसके लिए आप परिपक्व तो हो, आपके लिए आप पहले दोस्तों के लिए क्या प्रिपेयर तो हो। सर एकदम सर मैं बन जाऊंगा एसडीएम, अरे बन जाइएगा तो झेल नहीं पाइएगा, झेल नहीं पाइएगा दोस्तों। तो पद बड़ा चाहिए तो जिम्मेदारी लेना सीखिए। और दोस्तों वो जिम्मेदारी केवल एक मैराथन से, एक क्लास करके सर हो जाएगी दोस्तों? अगर हो भी जाता तो अभी दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। और ये आप महसूस करेंगे मेरी बात दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। 1-1.5 साल की तैयारी का मतलब होता है कि वो छात्र उतना पेशेंस होता है, वो छात्र उतना गंभीर होता है, उसका व्यक्तित्व इतना परिपक्व होता है, उतना मिच्योर होता है कि वो एक अधिकारी बनने के लिए सक्षम हो। तो थोड़ा सा दोस्तों इस बात पे विचार करें आप लोग। तो बजाय इसके कि हम लोग गलती से बन भी जाएं दोस्तों, अगर बहुत तुक्के से, तो हालांकि दोस्तों तुक्का तो सिविल सर्विस में काम नहीं करता, लेकिन दोस्तों अगर बन भी जाएं तो निश्चित रूप से हम क्या वो आउटपुट दे पाएंगे समाज को जो देना चाहिए हमको बनने के बाद? आप अधिकारी आपके लिए नहीं बन रहे हैं दोस्तों, आप अधिकारी बन रहे हैं समाज के लिए। जिस समाज में समस्याएं हैं, और आप जो कोई विषय पढ़ रहे हैं दोस्तों, उस विषय का पढ़ना भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप उस विषय को पढ़कर समाज की समस्याओं को समझते हैं, और न केवल समस्याओं को समझते हैं बल्कि आप उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसलिए तो सब पढ़ते हैं। और एग्जाम क्वालिफाई करना एक बाय प्रोडक्ट है। मूल काम तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करके समाज में जाने के बाद शुरू होता है। तो सफलता इस बात में नहीं कि मैंने एग्जाम क्रॉस कर लिया, मैंने पास कर लिया। सफलता इस बात में नहीं है कि आपको समाज के लिए क्या करना हुआ, या आपने कितना अच्छा दोस्तों बेहतर परफॉर्म किया। और दोस्तों इसलिए हम जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, नेहरू को, पटेल को, गांधी को, अंबेडकर को, क्योंकि उन्होंने जीवन दोस्तों अपने लिए नहीं जिया बल्कि उन्होंने जीवन समाज के लिए दोस्तों जिया है। दोस्तों एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होता है जब आप अच्छे से गंभीर स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपका केवल कॉन्सेप्ट और फैक्ट तैयार नहीं होता बल्कि आपके एक बेहतर दोस्तों व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। तो ये दोस्तों आपका अगर अप्रोच है, कंटेंट होना चाहिए, इंटरलिंकिंग हो दोस्तों। करंट अफेयर तो निश्चित रूप से पूछेगा आपसे, अगर करंट अफेयर में टॉपिक है। अगर मान लो कॉलेजियम चल रहा है दोस्तों, कॉलेजियम अगर चल रहा है दोस्तों आपका, मान लो टॉपिक करंट अफेयर्स में, वो सवाल दोस्तों आप लोगों को मेंस में दे देगा दोस्तों, वो आपको सवाल दोस्तों मेंस में दे देगा दोस्तों। यहां देखिए कॉलेजियम दोस्तों पिछले साल दोस्तों बड़ा न्यूज में था। यहां दोस्तों आपके सामने देखिए, ये है दोस्तों, कहां चला गया दोस्तों, ये दोस्तों आपका सवाल है, कहां चला गया दोस्तों, कहां चला गया, ये था दोस्तों। व्हाट इज कॉलेजियम, क्या है दोस्तों? यहां तो इसने हिंदी दोस्तों इंग्लिश में भी लिख दिया दोस्तों। कॉलेजियम का मतलब होता है हिंदी में परामर्श मंडल। व्हाट इज कॉलेजियम, व्हाई इज एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेस योर व्यूज। कॉलेजियम क्या है, परामर्श मंडल क्या है, यह आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त कीजिए दोस्तों। तो पहले ये नहीं कि कॉलेजियम सर पता चल गया मेरे को, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए न्यायपालिका की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आपको यह जानकारी होगी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहली शर्त है। तो कॉलेजियम उसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जाकर जुड़ेगा। आलोचना की बात करें दोस्तों, तो आप देखते हैं कि भाई इसमें कई सारे आरोप लगते हैं। आरोप किस प्रकार के लगते हैं कि एक ही घराने के जो व्यक्ति हैं वो लगातार रिपीट हो रहे होते हैं उसमें दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये सारी चीजें दोस्तों आप लोग क्लास में कर रहे होते हैं जब आप विचार विमर्श की स्थिति में होते हैं।
और दोस्तों देखिए सवाल जैसे मैंने दोस्तों कहा, भारत के संविधान में 73वें 74वें संशोधन के आलोक में बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका क्या है दोस्तों, चर्चा करें। दोस्तों 73वें 74वें संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बाबुओं, तो यहां इस बात को समझिए कि दोस्तों 73वां 74वां संविधान संशोधन है क्या दोस्तों, 73वां और दोस्तों 74वां संशोधन है क्या दोस्तों, ये दोस्तों वे संशोधन हैं जिन्होंने हमारी इस संघात्मक व्यवस्था, देखिए पिछला जोड़ रहे हैं कंटेंट आप लोग जो पढ़ा था अभी आप लोगों ने, तो ये क्या थी दोस्तों, ये संघात्मक व्यवस्था है। इस संघात्मक में दोस्तों जहां पर पहले केंद्र था दोस्तों, पहले सेंटर था और केवल दोस्तों राज्य थे, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये 1992 से पहले दोस्तों, 1992 से पहले दोस्तों, इस 1992 में किए गए थे 73वें 74वें संशोधन, और दोस्तों इसके माध्यम से जहां पहले 2 टियर गवर्नमेंट थी भारत में दोस्तों, हमने तीसरा स्तर जोड़ा सरकार का, और दोस्तों वो था लोकल गवर्नमेंट, या जिसको आप लोग कहते हैं स्थानीय स्वशासन दोस्तों, स्थानीय सरकार। डायग्राम से तो आपका काम कितना आसान हो गया देखिए। अब वो आपसे पूछ रहा है महिलाओं की भागीदारी के बारे में, तो दोस्तों ये वो पंचायती राज है जो गांधी का सर्वोदय है दोस्तों, जो भावे का अंत्योदय है दोस्तों, जो संघात्मक का विस्तार है, विस्तार तो है दोस्तों, 3 सरकार बन गई, पहले 2 सरकार हुआ करती थी, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है दोस्तों, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो दोस्तों राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एग्जांपल दोस्तों, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। ये है दोस्तों गंभीर शब्द जो पूरे के पूरे व्यवस्था के समझ को दिखा दिया आप लोगों ने, कि पता है बच्चे को कि गांधी का गांधीवाद है, भावे को जोड़ दिया, लोकतंत्र लेकर आ गया, संघात्मक लेकर आ गया, लोकतांत्रिक दोस्तों विकेंद्रीकरण लेकर आ गया, मतलब इसे इस व्यवस्था के लगभग हर पहलू के बारे में जानकारी है। फिर आप कीजिए शुरू, भाग 9 में है आर्टिकल 243 से 243 तक ओ तक दिया गया है, महिलाओं के लिए 243D में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, उनको सशक्त करने का कई सारे और प्रावधान किए गए हैं, जो कि हमारे बिहार में कई सारी जो नीतियां सरकार द्वारा जो बनाई गई हैं वो फैक्चुअल है, आप शुरू वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि 2 लाइन में आपने 73वें 74वें को बता दिया कि ये तो साहब ये तो गांधी का सर्वोदय है, ये तो अंत्योदय, ये तो भावे का अंत्योदय है, ये तो संघात्मक व्यवस्था का विस्तार, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तो एग्जांपल है। खुश हो जाएगा तो आपका एग्जामिनर, यार बच्चे की समझ है इसमें, और केवल ये एक तक सीमित नहीं है, आप देखिए कहां कहां से चीजों को लेकर आ गए। ये मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि मेंस इज नॉट अबाउट कि सही होगा कि गलत होगा, मेंस इज ऑल अबाउट कि आपने दूसरे से कितना एज लिया, और वो एज तब मिलेगा जब आपके पास समझ होगी अपने विषय की और विषय के टॉपिक्स की, और उससे इंटरलिंकिंग होगी, जुड़ी हुई होगी, क्योंकि वो जुड़ी हुई है, हम उसे अलग अलग पढ़ते हैं दोस्तों। इसी रणनीति पर हम काम करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अब तक कि हमारे पास ना तो इंट्रो की कमी होगी दोस्तों, और ना ही हमारे पास दोस्तों कंक्लूजन की कमी होगी। भर भर के दोस्तों डायग्राम्स भी हैं, कंक्लूजन भी हैं दोस्तों, इंट्रोस भी हैं, और रटंत विद्या दोस्तों है ही नहीं बिल्कुल, ये नहीं कि रटना पड़ेगा आपको दोस्तों। यहां आप इस बात से सहमत हो गए कि सर रटना तो नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि दोस्तों रटकर अधिकारी बनकर आप समाज का भला नहीं कर पाएंगे, समझना ही पड़ेगा उसमें इस व्यवस्था को आप लोगों को, और उसकी जिम्मेदारी दोस्तों आपकी स्टडी IQ की है दोस्तों, हमारी है। अभी मैंने भी आपसे कहा 71 BPSC जिन्होंने क्वालिफाई किया है दोस्तों, वो आज ही से लग जाए मेंस में, और जिनका नहीं हुआ है दोस्तों वो अगले साल की रणनीति के रूप में इस साल अपने मेंस को कवर कर लें। ये सबसे बेहतर मौका है कि आप अपनी रणनीति बनाएं, अपनी स्ट्रेटेजी, और वो आज से लगें दोस्तों, ताकि अगली बार किसी शिकायत का मौका ना मिले। इसके लिए दोस्तों स्टडी IQ दोस्तों हमेशा से नवाचार करता रहा अपने छात्रों के लिए दोस्तों, अभी भी नवाचार करता है, अभी भी दोस्तों आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है दोस्तों। मैं मानता हूं कई बार फीस आप देखते हैं सर, फीस सर 8,000 सर 9,000 सर 20,000, मैं मानता हूं कि छात्र के लिए फीस 100 रुपया भी बहुत होती है दोस्तों। यार छात्र हम लोग भी तो थे छात्र, इवन टुडे वी आर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ साथ। महीने के अंत में दोस्तों हम भी दोस्तों को फोन लगा के भैया 100 रुपये भेज दो, भेज दिए 100 रुपये, 50 रुपये भेज दो, 26 तारीख 27 तारीख 1 तारीख को दिए जाएंगे, क्योंकि पैसा भेजेगा घर से। तो हम ये बात कह देते हैं कि आपसे सेल है और इतना बड़ा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मैं जानता हूं कि 15,000 रुपये भी 20,000 रुपये भी दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन ये वो अमाउंट है दोस्तों जो आपके जीवन को सही कर सकती है, लेकिन अगर आपने सही दिशा में सही कदम उठाया तो।
मेंस के लिए दोस्तों आपके लिए स्टडी IQ लेकर आया है उन्नति बैच, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉडल में दोस्तों। ये बहुत बेहतर शिक्षक, बहुत बेहतर टीम दोस्तों, मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिए हैं, और बहुत लाइटेड तरीके से दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत बर्डन दिया जाएगा दोस्तों। आपके लिए बैच है, जो छात्र करना चाहते हैं इनरोल, वो हमारे इस बैच से इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। बैच का नाम है उन्नति बैच दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन दोस्तों बोरिंग रोड चौराहा अपना आपका अपना उसमें स्टडी IQ की ब्रांच है, आप यहाँ आ सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज 20 तारीख से शुरू हो रही है मेंस की, जहां दोस्तों आपको जीरो से शुरू किया जाएगा और जीरो से दोस्तों आपको हीरो बनाया जाएगा आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों। ये आपका है दोस्तों उन्नति बैच। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि अभी आपके लिए दोस्तों यहाँ पर सेल चल रही है, मिशन सक्सेस सेल दोस्तों आपके लिए चल रही है। आप भी दोस्तों इस सेल में आप लोगों को ये भारी डिस्काउंट में कोर्स मिल जाता है। ये दोस्तों क्रैश कोर्स है, मेंस का दोस्तों क्रैश कोर्स है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है आप लोगों का। तो जो भी छात्र दोस्तों इस तरीके से चीजों को पढ़ना चाहते हैं ताकि आपके पास ना तो कमी हो इंट्रो की, ना दोस्तों कंक्लूजन की, ना दोस्तों मेन बॉडी की, ना डायग्राम्स की, ना फ्लो चार्ट दोस्तों, तो आप लोग आज ही जुड़ें स्टडी IQ अपने प्लेटफॉर्म से दोस्तों। BPSC स्टडी IQ दोस्तों सबसे आगे, सबसे बेहतर और दोस्तों बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्टडी और बेस्ट टीम दोस्तों आपको देता है बहुत ही वाजिब रेट में दोस्तों। तो ये दोस्तों उन्नति बैच है, इससे जुड़े आप लोग और बेहतर अपने सपने को बनाएं। स्ट्रेटेजी आज से तैयार करें, और नहीं भी हो रही दोस्तों तो यहां पर आइए, आपको पूरी स्ट्रेटेजी दी जाएगी कि किस प्रकार से आपका मेंस होना है, किस प्रकार से आपको अगले साल अप्रोच करना है, किस प्रकार से आपको इस बार के मेंस में सफलता पानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और सारी बातों को बिंदुसार तरीके से आपने लिख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने जो दोस्त हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं सफलता पाना और जिनके लिए मेंस हर्डल बनता है दोस्तों, उनके लिए काफी लाभकारी होगा। इस तरीके से आप अप्रोच को अपनाएं तो निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारे बेहतर विकल्प होंगे दोस्तों, ऑप्शंस होंगे जहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों यहीं तक मैं इस वीडियो में हूं, और बाकी दोस्तों आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को और गहरी जानकारी दोस्तों, जो जानकारियां आपके लिए जरूरी हैं, एक छात्र जरूरी समझता है अपनी सफलता को अपने जीवन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उन्नति बैच दोस्तों लॉन्च हो चुका है, आप आइए। तब तक दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो। मिलेंगे आप लोगों से एप्लीकेशन और ऑफलाइन क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।